हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज 24 अक्टूबर है और आज 24 अक्टूबर के एडिटोरियल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे एडिटोरियल कभी कभी करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, कभी कभी हम लोग फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव के एडिटोरियल लेते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी न्यूज़पेपर में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इन टाइम्स ऑफ इंडिया वी विल सी द स्पीकिंग ट्री बोल के एक पेज आता है, एक एडिशन आता है। सो देयर यू विल फाइंड समथिंग फिलोसॉफिकल, ओके, ऐसे सोसाइटी इनके बारे में। तो या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, देयर ऑल्सो यू विल सी दैट बहुत सारे राइटर्स के राइटिंग, ऑथर्स के राइटिंग, पोएट्री, ये सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, नॉट पोएट्री, एनी पीस ऑफ राइटिंग ऑफ एनी ग्रेट ऑथर। ठीक है, चलो, तो ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे इस पे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी आपके पास लगभग 1 महीने के टाइम है, लिविंग बिहाइंड द 10 days, बिकॉज वो आपके फेस्टिव में चला जाएगा, फेस्टिवल्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर उस 1 महीने में आपको रोज रीड करना है। और रीड मतलब ये नहीं कि आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको रिगोरसली रीड करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले दिन मैं आपको बताई थी कि यू हैव टू स्टडी इंग्लिश, यू हैव टू स्टडी इंग्लिश एंड यू हैव टू रीड एडिटोरियल, रीड बुक्स, रीड द एडिटोरियल पोर्शन ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लेते। ठीक है, मतलब एक जो मैम बताएंगी वही न्यूज़पेपर उठाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, ओके फाइन। सो हम भी आपको पढ़ाते हैं न्यूज़पेपर से ही ना, मैं खुद क्वेश्चन मैं कहीं से पैराग्राफ बना के नहीं आपको देती हूँ। इट्स ऑल अबाउट द एडिटोरियल पोर्शन ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, चलो, ओके ओके, बाय युधिष्ठिर गोविंद दास। एक्चुअली आई हैव मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति एक अच्छा सा पैसेज लिख रहे हैं हम लोग के लिए, ही इज हेल्पिंग अस, so I have to mention his or her name to give him credit, right? Even yesterday I have told you, even day before the yesterday I have told you, right? Chalo, on this day in 1945, when United Nations emerged from the ashes of World War II, on this day 1945 जब यूनाइटेड नेशंस इमर्ज हुआ था एशेस ऑफ वर्ल्ड वॉर II, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 51 नेशंस कन्वेंड अंडर द प्रियम्बल। ठीक है, और 51 नेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स प्रियम्बल के अंदर कन्वेंड हुआ था। ठीक है, we the people of United Nations determined to save succeeding generation from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. ठीक है, तो बोला गया है we the people of United Nation, whatever he is the nations are taking the oath, okay, जैसे कि हम बोलते we the people of India, they are telling we the people of United Nation, and then जो भी लाइन उसके बाद है। ठीक है, okay, now द वर्ल्ड होप फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का आशा रखता है कि एक वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड होप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स नॉट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज होपिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, बट द पीपल इनसाइड द वर्ल्ड, द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द वर्ल्ड, द पीपल इन द वर्ल्ड आर होपिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द वर्ल्ड इज द मेटाफोर। ठीक है, मेटाफोर, देयर आर वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर, एक्सटेंडेड मेटाफोर। सो अगर ये लाइन से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पर्टिकुलर लाइन, द वर्ल्ड होप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस इज ऑब्वियसली मेटाफोर, क्योंकि वर्ल्ड जो है इट इज नॉट समथिंग विच इज हैविंग इमोशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। ओके ओके, द वर्ल्ड वी आर जस्ट replacing various number of people, billions of people, with the single word world. Okay, I am just directly comparing. So this metaphor, and when I will tell the world hope for transformation, this I will extend the meaning of the particular line. I will extend the description of the particular line of the world and the transformation. That time it will be called as extended metaphor. ठीक है,
Metaphor is something which I'm telling in a single line in a short form, but when that metaphor will be extended to 2 to 3 lines or might be 4 to 5 lines, then it will be called as extended metaphor. ठीक है. Yet nearly 80 years later, और उसके 80 साल बाद भी, 1945 से 80 साल बाद गिनो, ठीक है, द फुलफिलमेंट ऑफ दिस विजन रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम एज ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज टू एंड्योर सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग इन काउंटलेस विक्टिम्स. और हमारे 1945 के 80 साल बाद भी ये जो ड्रीम है कि द वर्ल्ड होप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इट सीम्स लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम. एक ड्रीम होता है जो हासिल कर सकते हो, एक डिस्टेंट ड्रीम मतलब बहुत लंबा एक ड्रीम जो आप मतलब हासिल करते करते मानो अपना जिंदगी आपका चला जाए, ठीक है, ऐसा एक डिस्टेंट ड्रीम हो जाएगा, ठीक है. एंड देन एज ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज, क्योंकि ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज टू एंड्योर व्हाट, सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट, मारपीट, रिवॉल्ट, एवरीथिंग, और बहुत सारे विक्टिम का राइज हो रहा है. आप मानो आप अपनी ज़िंदगी में ड्रीम देखते हो कि आई विल बी एन IAS ऑफिसर और आई विल बी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड लॉयर, ओके, डिस्टिंग्विश्ड लॉयर. then you are having a very much conflict in your life, okay, this and going on, so you will be unable to fulfill your dream because you are being immersed in various things in your life, right? That is same as this passage is been telling us, right? Okay, this reality compels us to ponder, कैन ट्रू पीस एवर बी फाउंड. और ये रियलिटी हमको सोचने में मजबूर कर देता है कि सच में ट्रू पीस हमको मिल सकता है, सच्ची में जो पीस, जो शांति एक इंसान को चाहिए, क्या वो हमको मिल सकता है इन सब के बीच में भी? Krishna answered this question in the Bhagavad Gita. In verse 8.15, he describes truth by saying that this world is temporal and full of misery. Just as it is naive to think one can remain dry while walking in the rain, it is unwise to hope for permanent peace in the world where chaos is the default setting. ठीक है, इसे ये बोला गया कि लॉर्ड कृष्ण भगवत गीता के वर्स नंबर 8.15 में ये बोलते हैं कि आपके इस दुनिया में एकदम शांति चाहना कि मेरे ज़िंदगी में कोई कैओस ना हो, इस इक्वल टू कि आप बारिश में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बारिश में जाऊं पर मैं भीगू ना. ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें कैओस जो है, अशांति जो है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है. व्हाट इज डिफ़ॉल्ट सेटिंग? जो पहले से सेटिंग किया गया है, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ठीक है. तो यही बताया गया है. नाउ आई होप कि आपको पहले वाला पैसेज समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें. नाउ while some may see this as a nihilistic approach to life, what is the meaning of nihilistic approach? When a person is not following the morals and principles of a religion and then he is thinking that his life is meaningless or his life is not so good or he is not having any moral and religious and meaning in his life, right? This is the nihilistic approach. ठीक है, now you have got to know the new word, okay, nihilistic, okay. now यही तो हमारे काम है कि हम लोग पैसेज क्यों पढ़ते हैं, रोज रोज नया पैसेज क्यों आपको सिखाया जाता है, टू मेक श्योर कि आप लोग नए नए वर्ड सीखो. जब आप चलो क्लैट के बहुत कम इंटरव्यू आप देखोगे, बहुत टॉपर्स का बहुत कम इंटरव्यू आप देखोगे. इफ़ यू सी द इंटरव्यू ऑफ द IAS ऑफिसर, मैं जेन्युइन इंटरव्यू बोल रही हूँ, मैं किसी बहुत सारे लोग हैं जो आपको भटकाते हैं, ठीक है, इवन दो दे हैव रीच देयर गोल टू बी एन IAS ऑफिसर, स्टिल दे आर डूइंग दिस इज वेरी सैड. ओके, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट जेन्युइन वन. वो लोग बोलते हैं कि यू गो एंड रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज न्यूमरस नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स यू विल लर्न. बहुत सारे. आज आप क्लैट दे रहे हो, अगर आज आप UPSC का एग्जाम दे रहे होते और निहिलिस्टिक अप्रोच के बारे में आपको पूछा जाता कि व्हाट इज़ योर, चलो एथिक्स से पूछा जाता है, ये एथिक्स में पूछ लिया कि निहिलिस्टिक अप्रोच को आप कैसे देखते हो, या फिर
जो आंसर आता है, या फिर इस सोसाइटी में पूछ लिया गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। This is a thing that you have to read newspaper daily. Okay, an intelligent person understand that as one can protect himself from the downpour by using an umbrella, similarly by using an umbrella of spiritual wisdom in sacred text, a person can shield himself from the onslaught of life's challenges by being peaceful from within. ठीक है, इसमें ये बोला गया है, मैंने ये समझाया गया है कि जैसे आप एक अम्ब्रेला यूज करते हो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन, राइट, टू बीइंग वेट, वैसे ही अगर आप अपने आप की स्पिरिचुअलिटी को बचाना चाहते हो तो आप सेक्रेट टेक्स्ट के अम्ब्रेला से, शील्ड से अपने ढक दो अपने को, ठीक है, ताकि आप नए नए चीज़ें सीख पाओ, चैलेंजेस को फेस कर पाओ। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस, the first step in this process is to begin seeing everyone as spiritual beings. पहला स्टेप है कि कैसे आप अपने अंदर से chaos को दूर कर सकते हो। हालांकि कोई अपने अंदर से chaos को नहीं दूर कर सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना, I'm not someone who is atheist, but I truly believe कि एक व्यक्ति, एक इंसान अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो काइंड ऑफ 1% भी वो अपने अंदर रखते हैं, जितना भी कोशिश कर ले, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस टू बिगिन सीइंग एवरीवन इज स्पिरिचुअल बीइंग्स इज आत्मा। ओके, सभी को ऐसा आत्मा देखने लगो। अब आत्मा तो वो नहीं जो तुमको डराए, वो आत्मा नहीं। सो देखो, who are part and parcel of the divine instead of people representing temporary external designations such as gender, ethnicity, nationality and social status. Okay, इसमें ये बोला गया है आत्मा मतलब in the sense कि you see a people as a human being in the eyes, from the eyes of humanity, not from the eyes of their status, that what gender they belong and what caste they belong, what class they belong and what ethnicity, what nationality and what social status they belong. Okay, just see them as a human being, as a divine. Okay, now Srila Prabhupada once said, any sober man will admit the present need for unifying the whole human society without any consideration of bodily identification, so that there may be peace and prosperity on the platform of spiritual identification. ठीक है, उन्होंने ये बोला कि कोई भी अच्छा व्यक्ति will admit the present need for unifying the whole human, वो admit करेंगे, उस चीज़ पे राजी होंगे कि हाँ, अभी के सोसाइटी के लिए पूरे जगत के लोगों को यूनिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो सेम व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उनके जेंडर, उनके क्लास, इनसे नहीं देखेंगे, वो ऐसे स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से वो हर एक व्यक्ति को देखेंगे, ठीक है। और एक बता दूँ, ये जो राइटर है, ये इस्कॉन जो है हमारे, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके शायद कोई प्रीस्ट है, फिलोसोफर है उधर के, ठीक है। ओके, चलो, जो राइटर, जो ऑथर है। Now, the quest for peace often seems elusive because we neglect this fundamental principle. Okay, the quest for peace, मतलब for the search for peace, often seems elusive because we neglect this fundamental principle and fail to begin with something in our immediate vicinity. Vicinity मतलब closeness, our consciousness, ठीक है। The Gita informs us that the desire of individuals who identify with their bodies and whose mind are ravished by envy, greed, anger and unbridled ambition initially transform into speech and eventually become actions, ठीक है। इसमें ये बोला, गीता ये हमको समझाते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जो चाहत है, जो लालच है, ठीक है, जो लालच है, जो एनवी है, जो घमंड है, ठीक है, जो गुस्सा है और जो एक एम्बिशन होता है, एम्बिशन मतलब गलत एम्बिशन होता है, वो एक व्यक्ति के जुबान को खराब कर देता है, ठीक है। आप घमंडी हो तो आपके वर्ड्स भी खराब हो जाएंगे, आपके वर्ड्स भी ऐसे होगा जो लोगों को लगेगा यस यू आर वेरी रूड एंड आर वेरी व्हाट एनवी, यू आर हैविंग वेरी एनवी। इफ यू आर एंग्री, योर वर्ड्स विल जस्ट एक्सप्रेस योर एंगर, आप किसी को गाली दोगे एंड दैट स्पीच विल टर्न इनटू एक्शन, ठीक है। और आप गाली दिए हो किसी को तो वो एक्शन बदल जाएगा, आइदर आप गुस्से में मारपीट करोगे, अगर आप किसी को गाली दिए हो वो आपको मारेगा,
turned into action. ठीक है. Now in the Gita, Krishna instructs us to rest our consciousness in him and told him to be the beneficiary of all our sacrifices, our ultimate well wishes and benefactor. In such a state of mind, one is free from pangs of misery. और ऐसे अब जब हम सब कुछ त्याग देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, हम अपने मिजरी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास चाहत बोल के कुछ होता नहीं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे, आपको लगता है कि सब तो त्याग ही दिए हम, अब क्या चाहिए. देन यू आर आउट ऑफ योर मिजरी, देन यू आर आउट ऑफ योर ग्रीड, देन यू आर आउट ऑफ योर एंगर, एनवी, एम्बिशन. ठीक है, ये सब कुछ. नाउ इन योगिक ट्रेडिशन देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. योगिक ट्रेडिशन में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साध्या द गोल और डेस्टिनेशन, एंड साधना द पाथ टू रीच दैट गोल. एक है साध्या, जो आपके अंदर जो गोल है, जिस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो आपके अंदर है, और साधना मतलब उस जगह पे पहुंचने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हो, आप जो चीज कर रहे हो. ठीक है. Now, our end goal is to uplift our consciousness to the level of sattva guna and beyond by engaging in daily spiritual practices of worshipping and chanting the names of God and associating with similarly spiritual minded people. ठीक है, हमारे एंड गोल, हमारे अंतिम गोल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करते हैं एक ऐसा लेवल तक जो कि 7वां गुना है और 7वां गुना के बियॉन्ड है, परे है. ठीक है. एंगेजिंग इन डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज होना, वर्शिप करना, भगवान के नाम जपना. ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है. एंगेजिंग इन दिस प्रैक्टिसेस मैनिफेस्ट डिवाइन क्वालिटीज. ओके, अगर आप इन सब प्रैक्टिस में आप अपने आप को एंगेज कर लोगे, देन यू विल हैव सम डिवाइन क्वालिटीज इन योरसेल्फ. दो मैं इतने दिनों से तो नहीं देख पा रही हूँ अपने अंदर. Might be there is some wrong in which I am doing, in the process I am doing, but still I haven't seen any changes in me. Okay, so this is not the irony. Maybe it is not working for me, but it will work for you if you try. ठीक है. So divine quality, truthfulness, compassion, forgiveness. Okay, then righteous and control of the senses within. ठीक है. Now सोसाइटी आफ्टर ऑल इज मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. सोसाइटी सबके बाद, मतलब सब देख लो, फिर सोसाइटी में जाके देखो, सोसाइटी कुछ नहीं है जो आप लोग सोचते हो कि अरे ये क्या बोलेगा, 4 लोग क्या बोलेगा. वो 4 लोगों को मिलके ही सोसाइटी बनता है. उनके अंदर भी कोई ना कोई कमी है. सोसाइटी इज मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. लोगों से सोसाइटी नहीं बनता है, लोगों के दिमाग से, लोगों के कॉन्शियसनेस से सोसाइटी बनता है. मान लो सिर्फ एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर ना कोई मेंटल पावर है, ना कोई सोचने का क्षमता है, ना कोई करने का क्षमता है, उसका ब्रेन नहीं चलता है, तो उसको हम सोसाइटी क्यों मानेंगे. उसके बोलबाला में हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ों में उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको सोसाइटी नहीं मानेंगे. सोसाइटी इज आफ्टर ऑल द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग. ठीक है. द मोर सेल्फ कॉन्टेंट एंड स्पिरिचुअलिटी माइंडेड पीपल वी हैव, द मोर पीसफुल सोसाइटी विल बी. अगर हम अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, कूल माइंडेड, पीसफुल पर्सन हमारे सोसाइटी में रहे, तो हमारी सोसाइटी भी अच्छा रहेगा. नहीं तो अगर क्योस वाली सोसाइटी में लोग रहे कि नेबर में, पड़ोसी में एक आंटी झगड़ा कर रही है, बस झगड़ा कर रही है, तो आपके अंदर कभी सुकून आएगा? उस सोसाइटी में कभी सुकून आएगा? वो आंटी इसका भी चुगली करेगी, उसका भी चुगली, उसका, तब क्या होगा? सोसाइटी खराब हो जाएगा ना. आप भी रहोगे तो आपको लगेगा ये क्या सोसाइटी है, कहाँ आ गए रहने, तो आप भी परेशान हो जाओगे ना. तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आप रोज सुनोगे एक आंटी किसी के बारे में चुगली कर रही है, तो आप फिर उस रोज चुगली के लिए आप खुद भी कभी कहीं ना कहीं भरोसा करने लगोगे आंटी के बात पे. अच्छा, कहीं ना कहीं आंटी सही बोल रही, आपके दिमाग जो है वो पॉल्यूट हुआ. आप इस बात को किसी और को बोलोगे, उनका भी दिमाग पॉल्यूट हुआ. अगर आंटी अच्छी होती, आपको बोलते ना बेटा बहुत अच्छे हो तुम, तुम्हारे दिमाग शांत रहता, खराब नहीं जाता. ऐसे ही पॉल्यूट होता है इन सोसाइटी. ठीक है. सोसाइटी में ऐसे पॉल्यूशन बढ़ता है, वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन नहीं, ये पॉल्यूशन.
ठीक है, इंटेलेक्चुअल पोल्यूशन, कॉन्शियसनेस पोल्यूशन, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज of the passage regarding peace? Peace can be achieved through political means. True peace requires spiritual wisdom and a shift in consciousness. Permanent peace is impossible and should not be pursued. Peace is solely an individual endeavor unrelated to society. अच्छा, इसमें मैं बता दूं, इसमें बताया सही गया है कि परमानेंट पीस जो है इम्पॉसिबल है, बट आप पहले वाला लाइन देख के अगर टिक मार्क करने वाले बच्चे हो, ठीक है, तो ये मत करना, इधर मत करना ये, क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इधर देखो, एंड शुड नॉट बी परसुएड, ओके। तो बोला तो गया है कि हाँ परमानेंट पीस आपको नहीं मिलने वाला है, पर ये नहीं बोला गया है कि आप परसुएड ही मत करो उस चीज़ को, नहीं, ये नहीं बोला गया, ठीक है। चलो, तो ट्रू पीस रिक्वायर्स स्पिरिचुअल विजडम एंड अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, ठीक है। चलो, according to the Bhagavad Gita, how does the passage describe the world? Eternal and fulfilling, temporary and full of misery, perfectly peaceful, chaotic but manageable. Perfectly peaceful तो बिल्कुल नहीं है, पहले तो एलिमिनेट कर दो, अब 3 बचा। chaotic but manageable, ये नहीं बोला है कि manageable, बोला है हाँ chaos है, but you can turn off the chaos with your peace. Chaotic but manageable, sorry this one is also the wrong answer. Temporary and full of misery, ठीक है। ये वर्ल्ड जो है टेम्पररी है, आप हम नहीं रहने वाले ज़्यादा दिन तक, और फुल ऑफ मिजरी है। मिजरी तो है ही, मिजरी तो है ही। हम पढ़ा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब पैर में दर्द होना शुरू हुआ है। आप पढ़ने बैठे, आपको लग रहा है अब मेरे पीठ में दर्द होना शुरू हुआ है, मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं, पर मैं सो जाता हूँ, है मिजरी। हाँ, आपको मैं कितने भी चाहूँ कि इसको उठा, मतलब डेली यूट्यूब का 4 घंटा बचाना क्लास लो, दिक्कत आपको होगी, भले मैं आपको मदद क्यों ना करूँ, आपकी होगी आपको दिक्कत, ठीक है। चलो, what does आत्मा refer to the context of the passage? आत्मा याद करके देखो क्या बताया गया है कि हम एक इंसान के स्पिरिचुअल बीइंग के साथ रिलेट करेंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे, स्लैश आत्मा, है ना, फर्स्ट पैसेज में लिखा था, राइट, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मा? टेम्पररी आइडेंटिटीज, स्पिरिचुअल बीइंग्स connected to the divine, physical bodies and social status, okay, statuses, okay. So what is atma? It is obviously बोला गया है कि you are connected to someone, right? When you are connected to someone with the spiritual being, the divinity, the divine, okay, so this is the what atma refer actually, ठीक है। So spiritual beings connected to the divine, ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग जब डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। नाउ, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिमस विद द साधना एज यूज्ड इन द पैसेज? एक था क्या, साध्या, साधा न साध्या था, ठीक, और एक क्या था बेटा, साधना। हाँ, साध्या, ठीक है। चलो, क्या होगा इसका आंसर? गोल, पाथ और प्रैक्टिस, आउटकम या फिर चैलेंज? क्या होगा इसका उत्तर? ऑब्वियसली इट्स पाथ और प्रैक्टिस। साध्या is the goal you are aiming for, is the ambition you are aiming for, and sadhana is through which path or which practice you are going to attain that goal, right? चलो, what does the passage suggest is necessary for societal peace?
पैसेज क्या बताता है कि क्या नेसेसरी है सोसाइटल पीस के लिए। एक तो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेशंस, ठीक है, कि एक सोसाइटी में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होना चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए, असेंबली बैठे, एमएलए बैठे, एमपी बैठे हैं, ठीक है, ये बताया गया है। या फिर इंक्रीज्ड वेल्थ एंड रिसोर्स, या फिर वेल्थ एंड रिसोर्स का इंक्रीमेंट हो, या फिर कलेक्टिव शिफ्ट इन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टुवर्ड स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियस दिस इज द आंसर, कि एक व्यक्ति के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो और अपने आइडेंटिफिकेशन, अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन को पहचाने, अपने खुद के आइडेंटिफिकेशन को वो जाने। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ऐसे है। चलो नाउ, how does the passage characterize the relationship between individual consciousness and societal peace? Okay, they are unrelated. Society acts independently of individuals. A peaceful society arises from self-contained, spiritually minded individual. Societal peace determined solely by external circumstances, and individual consciousness has no impact on society. एक मिनट. Okay, so the answer will be, क्या था, एक पीसफुल सोसाइटी में अगर हमारे सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति रहे तभी जाके वो सोसाइटी हमारे लिए अच्छा बन सकता है। समझे? अच्छा बन सकता है। तो अ पीसफुल सोसाइटी अराइजेस फ्रॉम सेल्फ कंटेंट स्पिरिचुअली माइंडेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्पिरिचुअली माइंडेड इंडिविजुअल से एक पीसफुल सोसाइटी बनता है। नाउ द लास्ट वन इज द व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, आज ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया कि चलो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते टोन्स। ठीक है, ओके, ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, पेसिमिस्टिक एंड निहिलिस्टिक, रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, इंडिफरेंट एंड एपैथेटिक। सबसे पहले इंडिफरेंट है नहीं, ना कि ये एपैथेटिक हमारे पैसेज था। इट वॉज नाइदर पैथेटिक नॉर एपैथेटिक। ठीक है, नाउ ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, इट वॉज लाइक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताया गया है? नहीं नहीं। पेसिमिस्टिक एंड निहिलिस्टिक, सिर्फ और सिर्फ क्या नेगेटिव चीज़ ही बताया गया है? ये भी नहीं। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, वो रिफ्लेक्ट किया है किसके ऊपर? माइंड के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, डिवाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है। रिफ्लेक्ट मतलब रोशन, मतलब आपको ये चीज़ समझाया है, आपके अंदर रिफ्लेक्ट कराया है पैसेज के थ्रू, आपके अंदर एक रिफ्लेक्टिव काम कर रहा है, आप खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हो। ठीक है, एक काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है। ठीक है, दिस इज द वन, दिस इज समथिंग दैट दिस रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव। ओके, ठीक है, सो द आंसर विल बी रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव। ठीक है, पहले जब मैं ये क्वेश्चन दे रही थी आई वॉज थिंकिंग कि ना दूँ, क्योंकि इतने सारे आपको टोन्स मैंने पढ़ा लिया है कि अभी मुझे लगता है कि यू हैव टू गो फॉर सम अदर क्वेश्चंस। ओके, बट स्टिल आपको इस क्वेश्चन में जो भी मीनिंग था मैंने आपको समझाया। आई थिंक विसिनिटी मीनिंग मतलब होता है क्लोजनेस, निहिलिस्टिक मीनिंग मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निहिलिस्टिक अप्रोच और समथिंग दैट इज निहिलिस्टिक। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक ही इंपॉर्टेंस होता है कि आप रीडिंग, एक नहीं दो इंपॉर्टेंस होता है। एक है कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को इंक्रीज करो, क्योंकि मैम तो पढ़ाई रही है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है आप खुद भी पढ़ो। और एक है कि नए नए वर्ड सीखो। ये जो निहिलिस्टिक वर्ड था, दिस इज़ वेरी न्यू टू मी। ओके, हो सकता है मैं एक दो बार और सुनी हूँ, आपके लिए तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए कभी देखा ही नहीं है वर्ड, सुना तो दूर की बात, देखा ही नहीं है ये वर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि नए नए वर्ड सब सीखो, ये सीखो वो सीखो, तो तब जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सार्थक होता है क्लैट के लिए, कि चलो हाँ एक व्यक्ति पढ़ के आया है, रोज पढ़ता है, रोज मेहनत करता है,
तब जाके अगर आपका क्लैट नहीं होता तब आपको ज़रा सा भी दुख नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं किया। पर अगर क्लैट नहीं होता तो आपको दुख होगा कि मैंने कोशिश ही तो नहीं किया, है ना, मैंने कोशिश ही नहीं किया। तो अभी भी 1 महीना है, बहुत कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अभी 1 महीने में। किसी किसी के लिए मैं कहती हूँ कि बस 1 महीना है, पर किसी किसी के लिए मैं कहती हूँ कि 1 महीने है, ठीक है। यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन गिव योर बेस्ट इन दिस 1 मंथ, ओके, ठीक है। बहुत लोगों के लिए 1 महीने 10 दिन भी हो सकता है, जो लोग मतलब मज़ा नहीं कर रहे अभी। 10 दिन नहीं, आई थिंक 6 days 7 days, ओके। सो ठीक है, तो ऐसे ही डू नॉट वरी, ये आपके रोज़ आने वाला है, ठीक है। रोज़ आएगा आपका एडिटोरियल जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आपका, ठीक है। सो हमारा क्लास यही ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एडिटोरियल में। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे ही देखते रहो वीडियोस, करते रहो क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या ही बताओ, चलो फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।